हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, अपन ने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्या था? बायो सावर्ट का नियम, है ना। ये नियम अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगी। ठीक है? हाँ भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करते चले और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ओके, तो टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करने वाले हैं, और इस नियम की सहायता से आज जो हम देखेंगे वो क्या है? किसी परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमें क्या निकालना है? एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके कारण? कोई धारावाही चालक तार है। तार तो समझते हो ना, घरों में वायर होता है आपके पास में। वो वायर एक ले लीजिए, है ना। ऐसा अगर अपन माने तो ये एक कोई वायर ले लीजिए, ठीक है। और इस वायर में क्या बहनी चाहिए? करंट फ्लो होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने क्या प्रवाहित करवा दी? करंट आई प्रवाहित करवा दी। तार को अपन ने बोला कि कोई एक्स वाई जो है वो तार है। मैं बोलूंगा कि जब आप ये तार बनाएं तो इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिएगा ताकि आप आसानी से काम कर पाए। ठीक है। फिर इस तार के कारण आपको क्या कैलकुलेट करना है? आंसर है यहाँ पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है। करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हो जाएगा? धारावाही चालक तार हो जाएगा। और अब पूरा अगर हम बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिर जब मैं लॉन्ग लगा देता हूं तो लॉन्ग का मतलब हो जाता है अपरिमित, बहुत बड़ा चालक तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। किसके कारण? इस धारा के कारण, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो समझिए, पहले तो मेरे को वो बताओ कि पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर या पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर? सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है वो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इसमें आप दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में फिक्स कर लीजिए। धारा की दिशा में फिक्स कर लिया तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो इस तरफ है बिंदु, तो अंगुलियां अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत कहाँ की ओर है? अंदर की ओर है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे क्रॉस लगना चाहिए या फिर डॉट लगना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? क्रॉस। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा? क्रॉस वाला आएगा, लंबवत अंदर की ओर प्रदर्शित हो चुका है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है ये। ठीक है, चलिए। और ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु की लंबवत दूरी, चालक तार से P बिंदु की लंबवत दूरी, ये स्मॉल d है बच्चों। कितनी है? स्मॉल d। ये कुछ ज्यादा ऊपर ले लिया मैंने। चलो डायग्राम को थोड़ा सा और सही कर देते हैं। इस P बिंदु को नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, यहां कर लेते हैं। और ये लंबवत जो दूरी है, ये चालक तार से स्मॉल डी लंबवत दूरी पर है। ठीक है ये बात तो। और ये पी बिंदु आपके पास में आ जाएगा। फिर ये जहां पे चालक तार से टच कर रहा है, इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए? ओ मान लीजिए। ठीक, ये एक्स और वाई, धारा की दिशा एक्स से कहाँ की ओर है? वाई की ओर है, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। बायो सावर्ट के नियम के लिए जो नियम स्टार्ट किया गया था वो धारावाही अल्पांश के कारण था। किसके कारण था? धारावाही अल्पांश के कारण। तो आपको क्या करना है? धारावाही अल्पांश काटना है। तो ये हमने एक धारावाही अल्पांश काट लिया है यहाँ पर, और इसको अपन लिखेंगे डीएल, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको। इस डीएल का मध्य बिंदु कुछ ना कुछ होगा। लेट सपोज करो ओ डैश है, तो इस ओ डैश की, ओ बिंदु से ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी स्मॉल एल है। तो हमने ओ बिंदु से एल दूरी पर एक अल्पांश डीएल जो है वो क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। फिर इस डीएल अल्पांश में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आंसर है आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
और इस डीएल अल्पांश की पी बिंदु से सीधी दूरी कितनी है? तो डीएल अल्पांश की पी बिंदु से सीधी दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। और अगर कोई बोले तो ये दिशा इस तरफ आप दर्शा सकते हैं। डन। चलिए, तो ये आ चुका है हमारे पास में क्या बच्चों, बेसिक पार्ट किसका, बायो सावर्ट के नियम का। अब आपको क्या करना है, आपको डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पी पे निकालना है या फिर पूरे एक्स वाई चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है? आंसर है पूरे एक्स वाई चालक तार के कारण निकालना है। ऐसा ही है, तो फिर आप इसकी प्रस्तावना बांधना चालू करें। वो प्रस्तावना कैसे बांधी जाएगी वो देखिए। तो आपको ये भी देखना है कि एक्स बिंदु कितना कोण बना रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोण कैसे देखा जाता है वो भी एक खास बात है। कोण देखने के लिए बच्चों ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा समझिए बच्चों। ये जो आपका अल्पांश चल रहा है इसके ऊपर आपको क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा ऐसे खींची अपन ने, तो स्पर्श रेखा डीएल की डायरेक्शन कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। आर की डायरेक्शन कहाँ की ओर, इस ओर। तो डीएल और आर के बीच का कोण ही क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। ये थीटा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डीएल देखूंगा तो इसका डीएल कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। इसका आर कहाँ की ओर, इस ओर। तो ये कोण होगा थीटा। अपन बोलेंगे इस कोण को थीटा 1, ठीक है। ऐसे ही वाई के ऊपर भी आप अल्पांश काटोगे, ठीक। वाई के ऊपर अगर अल्पांश काटोगे तो वो कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, ऐसा ऊपर, ठीक है। और पी बिंदु का आर देखोगे तो आर कहाँ की ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। तो आप देखेंगे कि वो जो थीटा कोण है वो ऊपर की ओर बनेगा बच्चों, और ये वाला कोण लिखा जाएगा थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिमिट है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्या भाई, आपको थीटा 1 से लेकर कहाँ तक काम करना पड़ेगा, थीटा 2 तक काम करना पड़ेगा, ठीक है ये बात। चलिए, इन्हीं के सापेक्ष मतलब थीटा 1 और थीटा 2 कोण के सापेक्ष में आप देखेंगे कि एक्स कोण ये वाला त्रिभुज बना रहा है। तो पी बिंदु पर इस एक्स के कारण अंतरित कोण कितना है, तो ये आंसर है φ1, थीटा 1 के सापेक्ष φ1। और y के कारण इस पी बिंदु पर अंतरित ये जो कोण है ये पूरा वाला, इसे अपन लिखेंगे φ2। हमारा अंतिम आंसर जो है डेरिवेशन का वो φ1 और φ2 के सापेक्ष में ही प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखें, ठीक। एक और बात, ये अगर थीटा है तो कोण ये जो अंदर वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना होगा, तो पूरी एक लाइन के ऊपर कितना 180 डिग्री बनता है। 180 में से अगर थीटा इसके पास में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। चलिए, अब देखो मैं चाहता हूं कि आप ये संबंध स्पष्ट कर लें कि थीटा 1 और φ1 में क्या संबंध है, या थीटा 2 और φ2 में क्या संबंध है, ठीक। अगर हम थीटा 1 और φ1 को देखते तो एक त्रिभुज दिखाई देता है हमें, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है। तो इस त्रिभुज के अंदर अगर आप देखेंगे थीटा 1 प्लस φ1 प्लस ये 90 डिग्री बराबर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि φ1 प्लस थीटा 1 प्लस 90 बराबर कितना है बच्चों, 180। 90 को उस तरफ लेकर के जाओ तो 180 में से 90 हट गया, कितना बच गया, तो ये हो जाएगा φ1 प्लस थीटा 1 बराबर कितना बच्चों, 180 माइनस 90 बराबर 90 हो गया, ठीक। अगर मैं यहां से थीटा 1 निकालने की कोशिश करता हूं तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 90 बच गया यहाँ पर, 90 माइनस φ1, ठीक है ये बात। चलिए, ऐसे ही अगर यहाँ पर थीटा 2 को देखें φ2 के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, देखो थीटा 2 जो है वो इस त्रिभुज का OPY का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो थीटा 2 है वो वास्तविकता में ये प्लस ये होना चाहिए, मतलब 90 प्लस φ2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा 2 लिखता हूं तो थीटा 2 बराबर क्या होगा, 90 प्लस φ2, ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से संबंध स्पष्ट हो चुका है। ये डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बता रहे हैं, इसलिए हमने ये सारी चीजें निकाली है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब थोड़ी सी मैं थ्योरी की बात कर लेता हूँ कि शुरुआत आपको कैसे करनी है, फिर उसके बाद में डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं।
देखिए आपको क्या लिखना है, माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें एक्स से वाई की और आई परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से लंबवत दूरी स्मॉल डी पर पी बिंदु स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस धारावाही चालक तार के बिंदु ओ से एल दूरी पर स्थित डीएल अल्पांश का मध्य बिंदु पी बिंदु से आर दूरी पर स्थित है, अतः बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है, चलिए तो बायो सावर्ट का नियम लगाना चालू करूं तो थोड़ा सा डेरिवेशन तसल्ली से देखिएगा बच्चों, हल्का सा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन डेरिवेशन इजी है और जैसा समझाऊं वैसा समझते हुए चलें। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, हमने लिखा बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से या नियमानुसार क्या होता है भाई, डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डीबी होगा। ठीक है, तो dB बराबर क्या था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर। यही है, ये पता है आप सभी को। चलिए यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, अगर आप दो चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे आपका काम आसानी से हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें, एक तो है डीएल, ये आपको ज्ञात करना है, और एक है आर स्क्वायर, आर का मान। दो चीजों को कैलकुलेट करेंगे, एक आर और एक डीएल, और वो दोनों मान उठा करके यहाँ रख देंगे, हमारा डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। फिर उस पूरे का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये तो डीबी निकला ना, आपको तो पूरे के कारण निकालना है। ये किसके कारण है, डीएल के कारण है। पूरे के कारण क्या होगा, दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डीएल और आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इसे अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो डीएल और आर स्क्वायर, आपको एक त्रिभुज गौर करना है, ये वाला। ठीक, मैं इस पी यहाँ वाले बिंदु को एक्स वाई, इस वाले बिंदु को अपन नाम दे देते हैं ओ डैश। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया अपन ने, ओ डैश। तो ये जो त्रिभुज हो गया, ये ओ पी ओ डैश ले लीजिए आप, है ना। इस त्रिभुज के अंदर आपको आर भी मिलेगा, आपको एल भी मिलेगा, और डी के साथ में दोनों के संबंध देखना है। तो हमने लिखा त्रिभुज, समझिएगा, त्रिभुज ओ ओ डैश पी में सबसे पहले मैं आर और डी के मध्य संबंध देख रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे कोण, समझिएगा थीटा कोण नहीं है इस त्रिभुज में, कौन सा कोण है, 180 माइनस थीटा है। ठीक है, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 के सामने वाला कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा से। किससे होता है, साइन थीटा से। तो क्या लिखेंगे वो समझिए, यहाँ पे लिखा जाएगा साइन, फिर थीटा की जगह क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, यही तो होगा, कोण यही है यहाँ पर। बराबर में क्या बच्चों, लंब बटे आधार। लंब क्या है, स्मॉल डी, सॉरी आधार नहीं, कर्ण। कर्ण क्या है, आर है। डी और आर में संबंध आ चुका है, हमें आर निकालना है। चलो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, और नो चेंजिंग लाइन है, 180 वाली लाइन नो चेंज होती है, तो साइन साइन में रहेगा और प्लस का ही रहेगा। तो इसका मतलब ये तो साइन थीटा ही हुआ। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, डी बटे आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी बटे साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, सॉरी कॉसेक, तो ये हो गया क्या, डी कॉसेक थीटा। 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आर का मान प्राप्त हो चुका है, मान रख सकते हैं। अब किसका मान चाहिए हमें, डीएल का। डीएल से हम पहले निकालेंगे एल और फिर उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से, एल और डी में संबंध। तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार में tan थीटा होता है ना। तो अपन ने लिखा, ये त्रिभुज तो यही चल रहा था, तो अपन ने लिखा tan और थीटा, थीटा की जगह कौन सा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर में क्या बच्चों, लंब बटे आधार। लंब है स्मॉल डी और आधार है एल। ठीक है, चलो tan 180 माइनस थीटा। पहले तो ये देखिए चतुर्थांश कौन सा, दूसरा। दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा कैसा, ऋणात्मक, माइनस। लाइन कौन सी है, नो चेंजिंग लाइन है, कोई परिवर्तन नहीं होता 180 में। तो tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा ही होगा, लेकिन कैसा, माइनस का। tan थीटा बराबर में क्या, d बटे एल।
चलिए हमें तो एल निकालना है अभी, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उस तरफ ले जाए, डी बटे टेन थीटा, एक बटे टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये तो पढ़ा ही है 10वीं में, तो माइनस का डी और यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा। बताओ भाई एल चाहिए या फिर डी एल चाहिए, आंसर है डी एल चाहिए। तो हमने बोला दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए भाई कर देते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा डी एल बटे डी थीटा, ऐसे तो करते हो। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का डी, और कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर डीएल बटा डी थीटा। हमें सिर्फ और सिर्फ डीएल चाहिए था, तो डी थीटा इससे वज्र गुणा में ले जाऊं क्या, डी थीटा, ठीक है। ये किसका मान है, डीएल का। समीकरण नंबर क्या बच्चों, 3। डीएल का मान भी आ चुका है, आर का मान भी आ चुका है, किस में मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 में आर तथा डीएल का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, तो थोड़ा तसल्ली से धीरे धीरे, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती पूरे डेरिवेशन को बिगाड़ देती है बच्चों। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई ऐसा का ऐसा, फिर एक लाइन खींच दो पूरी, फिर आई की जगह ही था, फिर डीएल की जगह मान रखें, तो ये ब्रैकेट बना लें और डीएल की जगह मान रखें क्या भाई, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, डन हो गया ये मान। फिर क्या बच रहा है, डीएल हो चुका, बाहर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब क्या है, क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर देखो डी कॉसेक थीटा था, तो ये अपन ने लिखा डी कॉसेक थीटा, और इसका क्या आर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो इसको तरीके से सॉल्व किया तो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आई, फिर डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक बात है, और साइन थीटा को और अंदर ले लो, और डी थीटा को बाद में लिख लो, गुणा में थे आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए इसका वर्ग करें तो यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और थीटा। चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, क्या बच गया, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी बच रहा है नीचे, फिर आई साइन थीटा डी थीटा, और ये किसके कारण है, डीएल अल्पांश के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। अब हमें डीएल के कारण निकालना था या एक्स वाई तार के कारण निकालना था, आंसर है धारावाही एक्स वाई तार के कारण। तो अब इसको तो लिख देंगे समीकरण नंबर क्या, 4, और अब निकालेंगे इसका, करेंगे दोनों तरफ समाकलन, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करेंगे और एक्स वाई चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। देखिए तो ये इतना समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। चलिए डेरिवेशन का सिर्फ शुरुआत ही जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वो अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो फिर वो पूरा आसानी से कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में सारी की सारी मैथमेटिक्स ही है, डेरिवेशन तो सिर्फ मैथमेटिक्स का ही तो पार्ट है। अब मैथमेटिक्स के फॉर्मूला आपको पता रहते हैं तो डेरिवेशन बन जाता है इजी, और अगर मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो बच्चों फिर डेरिवेशन बच्चों को हार्ड लगने लगता है। तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए।
चलिए, तो अब ये डी भी निकाल लिया DLL 5 के कारण। अपन को निकालना है किसके कारण? XY तार के कारण। तो अब क्या लिखेंगे? अतः XY धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? समाकलन, इस dB का समाकलन करेंगे। तो इस तरफ भी समाकलन करें, ठीक है। ये क्या? म्यू नॉट अपॉन 4πD, ठीक। फिर I और साइन थीटा और डी थीटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक? θ1 से लेकर कहाँ तक? θ2 तक, क्योंकि x θ1 से चालू हुआ और y कहाँ पर एंड हो रहा है? θ2 पर। तो θ1 से लेकर θ2 तक लिमिट लगा दी, ठीक। जो नियत मान है वो बाहर निकलेगा। पहले तो dB का समाकलन करोगे तो क्या आएगा बच्चों? b आएगा। चलिए, जो नियत मान है उन्हें बाहर निकाले। म्यू नॉट अपॉन 4πD नियत मान थे, फिर I नियत धारा। चलिए, अब यहां पर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा, कहां से लेकर कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? कोस थीटा। प्लस का या माइनस का? माइनस का, ठीक है। तो अगर माइनस का इसका अगर समाकलन है तो ये कुछ ऐसा होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πD। समझने लायक बात है बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, ठीक है। समाकलन हो गया, कहां से लेकर कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक। इस माइनस को उठा करके बाहर पटको, तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट I अपॉन 4πD, ठीक है। और माइनस तो बाहर आ चुका है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? cos θ2 माइनस cos θ1। हाँ भाई, हो गया क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन हो गया। चलो माइनस को भी अंदर ले जाओ, ठीक है। अब माइनस को भी अंदर ले जाए, ये तो मिटा दो, अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अपन ने निकाल लिया है b, और वो भी थीटा के पदों में, जबकि चाहिए हमें फाई के पदों में। ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, अब इस माइनस को अंदर लेकर के जा रहा हूं बच्चों, तो b बराबर क्या होगा वो देखो, म्यू नॉट I अपॉन 4πD, डन। अब माइनस को अंदर लेकर गए, तो जो माइनस का था वो प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। तो cos θ1 प्लस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, और इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, cos θ2। हो गया क्या? संपूर्ण धारावाही चालक तार XY के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें θ1 और θ2 को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर? φ1 और φ2 के अंदर। तो θ1 और θ2 मैंने पहले ही डायग्राम में साइड में निकलवा दिया था बच्चों, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने लिखा θ1 एवं θ2 के मान रखने पर, θ1 व θ2 के मान रखने पर, चलो भाई मान रखते हैं। तो b बराबर देखो, म्यू नॉट I अपॉन 4πD। अब थोड़ा सा ध्यान में रखें, मैथमेटिक्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। cos θ1 की जगह देखें 90 माइनस φ1 है बच्चों, ठीक है। बीच में माइनस cos θ2 है 90 प्लस φ2 प्लस है, ठीक है। तरीके से लिख दीजिएगा, मेरे पास में तो जगह नहीं था। अब चलो, cos 90 माइनस थीटा कौन सा? तो पहले तो देखो कि चतुर्थांश कौन सा? पहला। 90 माइनस है ना, पहला। फिर लाइन कौन सी है? चेंजिंग लाइन है, तो cos चेंज होगा साइन में। दूसरा, पहले चतुर्थांश में cos कैसा होता है? प्लस का होता है, तो प्लस का होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो समझिए, म्यू नॉट I अपॉन 4πD। फिर cos प्लस का था इसलिए प्लस लिखेंगे, चेंजिंग लाइन इसलिए cos को किया साइन में, और लिखा जाएगा क्या? φ1, ठीक है। माइनस लगा दिया यहाँ पर, ब्रैकेट। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में cos होता है माइनस का,
ठीक है, चेंजिंग लाइन है तो कोस चेंज होगा साइन में, और किसमें, साइन फाई टू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, इस डेरिवेशन को वैसे करने का एक और तरीका था, लेकिन बुक में ये दे रखा है, ये सही भी है, समझ में भी आता है आसानी से, तो अपन ने इसी को ही कंटिन्यू किया। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, सोते जागते अब दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बायो सावर्ट चलने वाला है अपनी जिंदगी में अब तरीके से। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही सीधे चालक तार के कारण और परिमित लंबाई के। ठीक है, अब क्या करना है वो समझिए। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहां तक नहीं पूछता, एग्जाम में बोलता है अपरिमित, और सिद्ध कीजिए कि अपरिमित चालक तार के कारण। सवाल को समझ लीजिएगा, पहले तो बोलेगा कि परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करो। इसकी सहायता से किसी अपरिमित चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ये यहां तक आता है 4 नंबर का या 3 नंबर का सवाल, तो यहां तक कर दिया। अब अपरिमित चालक तार का मतलब क्या हुआ बच्चों, इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत लंबा हो चुका है चालक तार। ठीक है, अगर चालक तार बहुत लंबा हो चुका है तो फिर आप कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो परिमित के कारण तो पता चल गया। ये दिमाग में रह गया आपको। चलिए अब अपन काम करते हैं अपरिमित के लिए, तो ये स्पेशल केस है, ये बात और ध्यान में रखना। ऐसे 3-4 स्पेशल केस अपन पढ़ेंगे, तो अपरिमित को समझिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं। अपरिमित का मतलब क्या हुआ, चालक तार बहुत ज्यादा बड़ा है। आवाज आ रही है, तो कोई चीज परचेज करनी है तो देख लेना। राइट, यहां पर भी बिंदु मानो, इससे थोड़ा समझ में आएगा आसानी से। देखिए ये दूरी डी हो गई, पुरानी बैटरी बेचनी है किसी को, बेच देना, यहाँ पे आया हुआ है। चलो, अगर यहां पर अल्पांश होता डीएल, या फिर वाई बिंदु यहां पर होता, तो आप कोण देखते फाई टू। ठीक है, अगर यहां पर होता तो ये फाई टू और बढ़ गया, अगर यहां पर होता तो फाई टू और बढ़ गया, अगर यहां पर होता तो फाई टू और बढ़ गया। बच्चों अभी तक तो मैं बोर्ड से ही बाहर नहीं निकला हूं, हम तो बोल रहे इनफाइनाइट, ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर, तो आकाश में ये फिर लाइन ऐसी सीधी हो जाएगी क्या, ऐसे ये नीचे की ओर भी कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो ये नीचे की ओर भी लाइन कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, लगभग लगभग क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, अगर तार अनंत लंबाई जितना है तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो फाई टू और फाई वन नीचे बनता है ना, ये दोनों लाइनें ऐसे सीधी हो जाने के कारण दोनों का मान 90-90 डिग्री हो जाता है। कब, जब तार अनंत लंबाई का होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस अपन डिस्कस कर रहे थे, तो लिख लीजिएगा स्पेशल केस फर्स्ट, बचे हुए अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशल केस क्या है, जब चालक तार या धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का हो, या अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो अनंत लंबाई के लिए ऐसा लाइन बनाओ, फिर डॉट 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 बना दो। ठीक है, अनंत हो गया, फिर इसके बाद में क्या करना है, पी बिंदु ले लीजिए, और ये भी अनंत तक जा रही है, इसलिए भी ये सीधी हो जाएंगी। ऊपर वाला कोण कौन सा होता है, ध्यान में रखिएगा, फाई टू। नीचे वाला कोण कौन सा होता है, फाई वन, और दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो आपको लिख देना है फाई वन बराबर फाई टू बराबर कितना, 90 डिग्री रखने वाले हैं यहाँ पर, ये दूरी तो डी रहेगी। चलिए, तो बी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन की जगह लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन फाई टू, मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 0 नहीं बच्चों, 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी
1 + 1 कितना 2 हो जाएगा क्या? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और ये हो जाएगा 2 आएगा। कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। आ गया क्या? और सिद्ध भी हो गया कि अनंत के लिए कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, ध्यान में रख लीजिएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4πd ये वाली चीज अपन एम्पियर के लॉ से भी निकालेंगे जब पढ़ेंगे एम्पियर का लॉ, ठीक है, तब भी ये चीज निकालेंगे। लेकिन अभी बायो-सावर्ट के नियम से पूछा है तो आपको इसी से काम करके आना पड़ेगा। एग्जाम में जिस नियम से पूछा है उसी से काम करो। अगर एग्जाम में पूछा नहीं है कि किस नियम से काम करना है तो फिर मैं बोलूंगा एम्पियर का नियम यूज कर लीजिएगा, अनंत वाले धारावाही चालक के कारण। परिमित के लिए तो नहीं, लेकिन अनंत के लिए जरूर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आपके जो भी सुझाव हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या जो भी चीज़ है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चले। मेरे को बहुत खुशी होती है जब कोई आप अच्छा सा कमेंट करते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कहा था कि वीडियो के टाइटल के अंदर अगर आप लगाएं RBSc NCERT, दैट इज़ रियली गुड। मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना सोच रहे हैं। थैंक यू बच्चों। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।